सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। भारत की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानकों को पूरा करने के लिए नए डेटा स्रोतों के साथ कार्य प्रणाली को उन्नत करके जीडीपी की गणना करने की एक नई श्रृंखला की घोषणा की गई। नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया और संगठित निजी क्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली एक नई डेटा श्रृंखला MCA 21 को अपनाया गया। इसमें सभी पंजीकृत कंपनियों का डेटा शामिल था और प्रत्येक कंपनी को एक विशिष्ट 21 अंकीय कोड दिया गया था। इसलिए MCA 21 साथ ही नया डेटाबेस वित्तीय संस्थानों और नियामक निकायों जैसे सेबी, PFRDA और IRDA को कवर करते हुए अधिक व्यापक है। कारक लागत पर जीडीपी और बाजार कीमतों पर जीडीपी को सकल मूल्य वर्धित पद्धति से जीडीपी आगणन पद्धति को प्रतिस्थापित किया गया। कारक लागत पर जीडीपी का आगणन करने के बजाय नई पद्धति बुनियादी कीमतों सकल मूल्यवर्धन के आधार पर जीडीपी की गणना करने का अभिनव तरीका है। इसके अलावा उद्योगवार अनुमान अब मूल कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि बाजार कीमतों पर जीडीपी को केवल जीडीपी के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रश्न संख्या 2। पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संगठकों को समझाइए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं। ये लोक खाते में लेन देन को भी शामिल करता है। पूंजी प्राप्तियां सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पार्टियों से ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से लिए गए उधार, विदेशी निकायों और सरकारों से प्राप्त ऋण और पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण की वसूली को शामिल किया जाता है। पूंजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी संपत्तियों के अधिग्रहण पर पूंजीगत व्यय, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षों को दिए गए शेयरों, ऋणों और अग्रिमों में निवेश शामिल है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं: कर, जिनमें आयकर, कॉरपोरेट कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य शुल्क, और गैर कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, जो सरकार द्वारा राज्यों, रेलवे और अन्य को दिए गए ऋण पर प्राप्त होती हैं, एवं लाभांश और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त लाभ, विनिवेश की आय। राजस्व व्यय सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज और नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर होने वाला व्यय है। प्रश्न संख्या 3। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: भूमि सुधारों में बिचौलियों अर्थात जमींदारों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों को अधिशेष भूमि का वितरण और भूदान आंदोलन शामिल हैं। भूमि सुधार हालांकि पूरे देश में लागू किए गए, लेकिन ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में सबसे अधिक सफल रहे हैं। भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों को कृषि भूमि का मालिकाना हक मिल जाने से उनमें उन्हें गर्व की भावना की अनुभूति हुई है। उन्होंने कड़ी मेहनत के बल पर पट्टे पर मिली बंजर भूमि को हरे भरे खेतों में बदल दिया। इससे सीमांत और लघु कृषकों को आय का अधिक सुरक्षित स्रोत
प्राप्त हुआ। भूमि सुधारों तथा हरित क्रांति जैसे कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई और अंततः कृषि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। विपणन योग्य अधिशेष में शुद्ध वृद्धि के परिणाम स्वरूप सीमांत और छोटे किसानों की आय में वृद्धि हुई, जो खुद को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सक्षम हो गए। अंततः भूमि सुधारों ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के माध्यम से सीमांत और छोटे किसानों में साक्षरता, कुपोषण में सुधार हो जाने से समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया। प्रश्न संख्या 4, भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक एवं पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानी जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। भारत के जल संकट के समाधान में ये निम्न प्रकार से सहायक है। पानी के कम से कम उपयोग से अधिक उत्पादन। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के अंतर्गत फव्वारा एवं टपक सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है। हमारे देश में अधिकांशतः खेतों में सिंचाई के लिए कच्ची नालियों द्वारा पानी लाया जाता है, जिससे तकरीबन 30 से 40% पानी रिसाव की वजह से बेकार चला जाता है। ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने में फायदा ही फायदा है। प्रश्न संख्या 5, S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: मॉस्को स्थित अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विनिर्मित S-400 मल्टीफंक्शन रडार ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से युक्त है। अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली व्यवहारिक रूप से किसी भी हवाई लक्ष्य हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, 600 किलोमीटर की सीमा के भीतर अवरोधन बैलिस्टिक मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों को भेदने में सक्षम है। ये मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर एक साथ 36 लक्ष्यों को भेद सकने में सक्षम है। इसे 5 मिनट के भीतर सक्रिय किया जा सकता है। ये पिछले रूसी वायुरक्षा प्रणालियों की तुलना में 2 गुना प्रभावी है और इसमें मौजूदा और भविष्य की वायुरक्षा में वायुसेना, सेना और नौसेना की इकाइयों के साथ एकीकृत होने का लचीलापन भी मौजूद है। कई लक्ष्यों को भेदने के लिए S-400 पहले S-300 संस्करण की मिसाइलों के साथ साथ 4 प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है। इसमें पहली 48N6DM मिसाइल है, जो 250 किलोमीटर की सीमा के भीतर हवाई लक्ष्यों को मार सकती है, जबकि 40N6 मिसाइल की मारक सीमा 400 किलोमीटर है और बड़ी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को रोकने के लिए सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है। पृष्ठ संख्या 111। प्रश्न संख्या 6, नवंबर 2001 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये विचार पहली बार कब दिया गया था? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में भारत और ब्रिटेन दोनों देशों ने एक नई हरित ग्रिड पहल को शुरू करने के प्रति रुचि दिखाई।
जिसके जरिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाएगा। नई वैश्विक हरित ग्रिड पहल की शुरुआत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत होगी। COP26 सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका प्रमुख मकसद दुनिया में सौर ऊर्जा से चलने वाले सभी ग्रिड को एक साथ जोड़ना है, जो सूर्य को सभी के लिए ऊर्जा का एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय स्रोत बनने में योग्य बनाता है। इन प्रयासों से हरित निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हरित रोजगार सृजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सौर ऊर्जा के लिए एकल वैश्विक ग्रिड की अवधारणा पर पहली बार 2018 के अंत में ISA की पहली असेंबली में जोर दिया गया था, जिसे ISA 2021 की चौथी सभा में हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न संख्या 7। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इन कड़े दिशा निर्देशों के माध्यम से देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रेरित करने तथा वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। नई दिशा निर्देश विशेष रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषकों को लक्षित करते हैं। नई दिशा निर्देशों के प्रमुख बिंदु। ये दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके विश्व आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत अनुशंसित स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास कर सभी देशों को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कदम सरकार द्वारा नए सख्त मानकों को विकसित करने की दिशा में नीति में अंतिम बदलाव के लिए मंच तैयार करता है। विश्व स्वास्थ्य संस्थान के नए दिशा निर्देश उन 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की अनुशंसा करते हैं जिनके कारण स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोखिम उत्पन्न होता है। इन 6 प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। नए दिशा निर्देशों का भारत पर प्रभाव। नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों का मतलब है कि लगभग पूरे भारत को वर्ष के अधिकांश समय के लिए प्रदूषित क्षेत्र माना जाएगा। हालांकि WHO ने स्वयं माना है कि विश्व की 90% से अधिक आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जो वर्ष 2005 के प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। विशेष रूप से भारत सहित दक्षिण एशिया जैसे चुनौतीपूर्ण भू जलवायु क्षेत्रों में नए दिशा निर्देशों को लागू करने की व्यवहार्यता संदिग्ध है। इस क्षेत्र में मौसम और जलवायु परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, जिसमें धुंध स्तंभ, ऊष्माद्वीप का प्रभाव तथा बहुत अधिक आधार प्रदूषण की अतिरिक्त चुनौती है। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य डेटा को मजबूत करने और तदनुसार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को संशोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि WHO के दिशा निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं, उसके इस कदम का भारत पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अर्थात नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स WHO के मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सरकार का अपना एक समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक वर्ष 2017 के स्तर को आधार वर्ष मानते हुए 122 शहरों में
पीएम कणों की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना है। प्रश्न संख्या 8, भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: भूकंप बिना किसी चेतावनी के घटने वाली क्रिया है और इसमें जमीन तथा इसके ऊपर मौजूद संरचनाओं का बुरी तरह से हिलना शामिल है। ऐसा गतिशील स्थल मंडलीय अर्थात मूविंग लिथोस्फेरिक अथवा क्रिस्टल अर्थात भूपटल प्लेटों के संचरित दबाव के मुक्त होने के कारण होता है। भूकंप मूलतः विवर्तनिक अर्थात टेक्टोनिक होते हैं, अर्थात जमीन में आने वाले झटकों के होने के लिए गतिशील प्लेटें जिम्मेदार हैं। भारत की बढ़ती आबादी तथा इसमें व्यापक रूप से लगातार बढ़ रहे अवैज्ञानिक निर्माण, जिसमें बहुमंजिला आरामदायक अपार्टमेंट, बड़े कारखानों की बिल्डिंगें, विशालकाय मॉल, सुपरमार्केट के साथ साथ माल गोदाम अर्थात वेयरहाउस तथा ईंट पत्थर से बनी इमारतें शामिल हैं, जो भारत को उच्च जोखिम में रखते हैं। भारत की भूमि का 59% हिस्सा सामान्य से गंभीर भूकंपीय खतरों की चेतावनी के अधीन है, जिसका अर्थ ये है कि भारत एमएस के तीव्रता 7 और उससे अधिक झटकों के प्रति प्रवृत्ति रहता है। BMTPC 2006 वास्तव में संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को 8 की तीव्रता वाले बड़े भूकंपों के प्रति प्रवृत्ति माना जाता है और 50 वर्ष की अपेक्षाकृत अल्पावधि में 4 ऐसे बड़े भूकंप आ चुके हैं। भूकंप के जोखिम में वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक विकास तथा भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण हुए विकासात्मक कार्यकलापों में हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण हुई है। भारत में भूकंप के उदाहरण: 30 सितंबर 1993 को महाराष्ट्र के लातूर में भीषण भूकंप आया, जिसका केंद्र जबलपुर के 350 मील दक्षिण पश्चिम में था। 29 मार्च 1999 को भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में, के चमोली जिले में आया था। ऐसा माना जाता है कि 1999 में चमोली भूकंप इन दोष थ्रस्ट फॉल्ट प्रणालियों के साथ जुड़ा था। 2001 का भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 भारत के 51वें गणतंत्र दिवस की सुबह हुआ, जिसका केंद्र भारत के गुजरात के कच्छ जिले के भचौ तालुका में चबारी गांव के लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के निकट रिक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई। वर्ष 2005 में राज्य में आए भूकंप का केंद्र पीओके के मुजफ्फरानगर, श्रीनगर बना था। तब राज्य में 7.6 रिएक्टर स्केल तीव्रता मापी गई थी। पृष्ठ संख्या 112। प्रश्न संख्या 9, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: जैसे जैसे इंटरनेट एक विश्वव्यापी स्वरूप लेता जा रहा है, प्रीपेड कार्ड सिस्टम, इंटरनेट भुगतान सेवाएं और मोबाइल भुगतान सेवाएं संभावित रूप से कई प्रकार की कमजोरियों का सामना कर रही हैं, जिनका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। तृतीय पक्ष भुगतान के अनेक सेवा प्रदाता व्यक्तियों को ऑनलाइन खरीदारी करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वायर ट्रांसफर, मनी ऑर्डर और यहाँ तक कि नकद खातों के साथ फंडिंग करते हैं। ज्यादातर मामलों में इस सेवा के प्रदाता का अपने ग्राहकों के साथ आमने सामने का संबंध नहीं होता है और यहाँ तक कि गुमनाम खातों का भी परिचालन किया जाता है। सूचना और संचार की नई तकनीकों के विकास ने अपराधियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयोजनों के लिए ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग करने के अवसर पैदा किए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ने वैश्विक स्तर पर कई सरकारों और नियामकों को धन के नाजायज प्रवाह को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA के साथ धन शोधन निवारण अर्थात अभिलेखों का रखरखाव नियम 2005, साथ ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985, NDPS अधिनियम 2001 में संशोधित भारत में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किए गए प्रमुख कानून हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: साइबर हमले ऐसी क्रियाएं हैं जो डेटा या सूचना प्रणाली को चुराने, बदलने या नष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करके कंप्यूटर सूचना प्रणाली, बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर नेटवर्क, व्यक्तिगत कंप्यूटर उपकरणों को लक्षित करते हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देश अपनी राजनीतिक और सुरक्षा संबंधित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए साइबर स्पेस में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा रहे हैं और सीमा पार से समकालीन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में संलिप्त हैं। सीमा पार से काम कर रहे आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस का उपयोग उग्र प्रचार फैलाने, घृणा और हिंसा भड़काने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करना और पड़ोसी देशों में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए धन मुहैया कराने, साथ ही साथ सीमा पार से विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के कारण केंद्र सरकार और सीमावर्ती राज्यों की सरकारों के सामने अनेक नई चुनौतियां हैं। इस तरह के नापाक कृत्य वैश्विक सूचना संचार प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास को कमजोर करते हैं, सुरक्षा से समझौता करते हुए देशों के बीच अविश्वास और टकराहट का एक फ्लैश पॉइंट बन जाते हैं। विगत कुछ वर्षों से भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि चीन भारत सीमा तनाव के साथ साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। साइबर हमलों की पूर्व चेतावनी के लिए क्षमता विकसित करना, अपराधियों की पहचान करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क, हमलावरों को दंडित करने के लिए प्रभावी कानून, साइबर स्पेस में रोकथाम और राष्ट्रीय साइबर रणनीति तैयार करना, साइबर हमलों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे साइबर हमलों को रोका जा सकता है और इनकी भीषणता को कम किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: मार्च अप्रैल 2020 के दौरान लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में पहले त्रैमास के वित्तीय वर्ष 2020-21 में 23.9% और दूसरे त्रैमास के वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.5% का तीव्र संकुचन देखा गया। तब से कई उच्च आवृत्ति संकेतकों ने प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था में वी आकार की बहाली देखने को मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के क्रमिक स्केलिंग के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन के सूक्ष्म समर्थन ने अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार के मार्ग पर मजबूती से प्रशस्त किया है। सरकार और आरबीआई द्वारा प्रदान की गई असाधारण वित्तीय और मौद्रिक सहायता के परिणामस्वरूप कोविड-19 महामारी से प्रेरित वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में उत्पन्न अभूतपूर्व गिरावट से उबरते हुए भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार हुआ है। पहले, दूसरे व तीसरे त्रैमास पर उच्च आवृत्ति संकेतकों के समग्र चलन दूसरे त्रैमास में तेजी से पिकअप और तीसरे त्रैमास में
पूर्व महामारी के स्तर में बढ़ते अभिसरण का संकेत मिला। जैसे जैसे भारत की गतिशीलता और महामारी के रुझान संरेखित और बेहतर हुए, ई-वे बिल, रेल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की खपत जैसे संकेतक न केवल पूर्व महामारी के स्तर पर पहुंच गए, बल्कि पिछले वर्ष के स्तर को भी पार कर गए। इस झटके को कम करने में कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्रक ने वित्त वर्ष की सभी तिमाहियों सहित संपूर्ण वर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्य आर्थिक गतिविधियों के परिचालन में आई तेजी के साथ साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर तेजी से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और सामान्य स्थिति में लौटने की शुरुआत की। ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, रेल माल ढुलाई और बंदरगाह कार्गो यातायात न केवल ठीक हुआ, बल्कि तीसरे त्रैमास 2020-21 में पिछले वर्ष के स्तर को पार कर गया, जबकि रेल यात्री आय और घरेलू विमानन में लगातार सुधार देखा गया। भारतीय सेवा क्षेत्र ने पीएमआई सेवाओं के उत्पादन और दिसंबर 2020 में लगातार तीसरे महीने नए कारोबार में वृद्धि के साथ महामारी से प्रेरित गिरावट से अपनी बहाली को बनाए रखा। प्रश्न संख्या 12। तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: आधारिक अवसंरचना। आर्थिक अर्थात रेल, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा और बिजली, दूरसंचार, गोदाम आदि, और सामाजिक अर्थात स्वास्थ्य और शिक्षा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आधारिक अवसंरचना अर्थव्यवस्था और समाज में बाकी गतिविधियों को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौरान आधारिक अवसंरचना विकास पर अधिक जोर दिए जाने से न केवल अर्थव्यवस्था में 7% से अधिक की वृद्धि को सुनिश्चित किया है, बल्कि लाखों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में भी मदद मिली। आधारिक अवसंरचना नेटवर्क का विकास आर्थिक विकास की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आधारिक अवसंरचना एक नींव बनाता है जिस पर अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ऐसी नींव बनाने के लिए आधारिक अवसंरचना और गरीबी में कमी के बीच की कड़ी को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। गरीब देशों में कई उदाहरणों ने प्रदर्शित किया है कि आधारिक अवसंरचना में निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। आधारिक अवसंरचना ने समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए रोजगार में भी वृद्धि हुई और लोगों तथा व्यवसायियों की बाजारों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित हो सकी। पृष्ठ संख्या 113। उदारीकरण के बाद के युग के दौरान उत्तरोत्तर सरकारों ने आधारिक अवसंरचना विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए नीतियों और योजनाओं को संचालित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा और भारतमाला के माध्यम से भारत में विश्व के सबसे अच्छे राजमार्ग नेटवर्क में से एक बनाया। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत लगभग विकसित देशों के बराबर की स्थिति में है। भारतीय रेलवे ने खुद को विश्व स्तरीय सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया है। विमानन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ गया है। ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के विकास के माध्यम से भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था को बदलने और अपनी दीर्घकालिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन अर्थात पीएलआई योजना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी प्रशंसनीय नीतिगत पहल की हैं। प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात TPDS के तहत कवर किया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की समान पात्रता है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पात्रता 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न पाने को संरक्षित किया गया है। TPDS के तहत खाद्यान्न ₹321 प्रति किलो की रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। APL परिवारों के लिए मौजूदा मूल्य अर्थात गेहूं के लिए ₹6.10 प्रति किलो और चावल के लिए ₹8.30 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं अर्थात ICDS और मध्याह्न भोजन अर्थात MDM योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार हैं। 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी कम से कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ पाने की हकदार हैं। रियायती मूल्य पर खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान। जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य खाद्य आयोग द्वारा लोक सेवक या प्राधिकरण पर जुर्माना लगाने का प्रावधान। NFSA के लागू होने के बाद से 80 करोड़ से अधिक लोगों को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक तरीके से सब्सिडी वाला राशन मिल रहा है। NFSA की सफलता कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी साबित हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA के सभी पात्र लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति नियमित TPDS आपूर्ति के अलावा उन्हें भूख और गरीबी से मुक्त रखने में सफल रही। प्रश्न संख्या 14। फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: कम आगत आधारित व्यापक और विविध कृषि पद्धतियों का पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसे फसल विविधीकरण कहा जाता है, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग खेती को जैव सामाजिक मनोवैज्ञानिक विसंगतियों के लिए एक प्रतिरणनीति के रूप में बचाने के लिए किया जा सकता है। फसल विविधीकरण एक ऐसी रणनीति है जिसे एक ही कृषि योग्य भूमि में उत्पादकता में वृद्धि के साथ सिकुड़ते भूमि संसाधनों से अधिक विविध फसलों को उगाने के लिए लागू किया जाता है। फसल विविधीकरण से तात्पर्य किसी विशेष खेत पर कृषि उत्पादन में नई फसलों या फसल प्रणालियों को जोड़ने से है, जो पूरक विपणन अवसरों के साथ मूल्यवर्धित फसलों से अलग अलग प्रतिफल को ध्यान में रखते हैं। भारत में फसल विविधीकरण निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करता है। हरित क्रांति के माध्यम से शुरू की गई मोनो फसल पैटर्न, मुख्य रूप से गेहूं और धान पर अधिक जोर। फसल विविधीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाने के मामले में खाद्यान्न, विशेष रूप से चावल और गेहूं की कमी हो जाने का डर। अन्य फसलों जैसे सब्जियों और फलों में फार्म गेट मूल्य और खुदरा मूल्य में भारी अंतर। विविध फसलों, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं का अभाव। फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में किसानों की अनभिज्ञता। गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गारंटी शुदा आय किसानों को केवल इन फसलों की खेती के लिए प्रेरित करती है। नई खेती की प्रजातियों और फसल की उन्नत किस्मों की शुरुआत एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य पौधों की उत्पादकता, गुणवत्ता, स्वास्थ्य और पोषण मूल्य को बढ़ाना और या रोगों, कीट, जीवों और
पर्यावरणीय तनावों के लिए फसल के लचीलेपन का निर्माण करना है। फसल विविधीकरण के लिए प्रमुख प्रेरक बलों में शामिल हैं छोटे जोतों की आय में वृद्धि, कीमतों में उतार चढ़ाव को सहन करना, बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता के कम करने वाले प्रभाव, भोजन की मांग को संतुलित करना, पशुओं के चारे में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, गैर कृषि आदानों पर निर्भरता कम करना, फसल चक्र के आधार पर घटते कीट, रोग और खरपतवार की समस्या का निराकरण करना, सामुदायिक खाद्य सुरक्षा बढ़ाना। प्रश्न संख्या 15। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: कोई भी प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या उत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। हजारों वर्षों से मानव कृषि, खाद्य उत्पादन और औषधि निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी में शोध करते आया है। जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां: 20वीं सदी के अंत तथा 21वीं सदी के आरंभ से जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान के कई अन्य आयामों जैसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, क्रिस्पर Cas9 तकनीक, डीएनए टीके का निर्माण या दोषयुक्त जीन का सुधार तथा जीन चिकित्सा के माध्यम से गंभीर बीमारियों का उपचार आदि सभी जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां हैं। पृष्ठ संख्या 114। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आनुवांशिक रूप से परिवर्तित पराजीनी फसलें यथा बीटी कपास, बीटी बैंगन, जीएम सरसों आदि तथा जैव उर्वरकों व जैव कीटनाशकों का विकास किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सूक्ष्म जीवों का विनाश कर खाद्य की सुरक्षा एवं गुणवत्ता में सुधार किया गया है एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद तैयार किए गए हैं जो न सिर्फ पोषण की दृष्टि से उन्नत होते हैं बल्कि स्वाद, सुगंध आदि में भी उत्तम होते हैं। पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जैवोपचारण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। कार्बन प्रच्छादन, प्राणी तथा पादप विविधता आदि जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां हैं। पशु जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं जैसे भ्रूण हस्तांतरण, भ्रूण परिवर्धन, पोषण, स्वास्थ्य रोगों के उपचार, परखनली निषेचन में उल्लेखनीय प्रगति के माध्यम से पशुओं की नई नस्लें विकसित करने, नस्ल सुधार एवं स्वास्थ्य सुधार में विशेष सफलता मिली है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़ते शोध ने बहुत सी दवाओं के विकास को संभव बनाया है तथा वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों के विकास और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय एजेंडे के साथ जैव प्रौद्योगिकी ने स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, भारत पोषण अभियान, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकसित करने से संबंधित स्किल इंडिया व राष्ट्रीय अभियानों के लिए अहम भूमिका निभाई है। जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का सामाजिक विकास में योगदान। जैव प्रौद्योगिकी ने खाद्य व कृषि, पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और इलाज को सक्षम बनाते हुए निर्धनों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है तथा बेहतर कृषि उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को संभव किया जा सकता है। इससे निर्धनता को अप्रत्यक्ष रूप से कम करने में सफलता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय पोषण की जरूरतों को पूरा करते हुए भुखमरी को कम करने में सहायता मिलेगी।
जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा समावेशी समाज को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता प्राप्त हो सकती है तथा समाज में व्याप्त आय असमानता को समाप्त कर बेरोजगारी व निर्धनता से छुटकारा पाया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सामाजिक उत्थान के प्रत्येक पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है। इसका मूलभूत उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए उपयोगी सिद्ध होना है। प्रश्न संख्या 16। वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमीनो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: रॉयल स्वीडिश अकादमी ने भौतिकी के लिए 2014 का नोबेल पुरस्कार जापान के इसामु आकासाकी 85 और हिरोशी अमानो 54 और अमेरिका के शुजी नाकामुरा 60 को एलईडी लैंप के आविष्कार के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा, एलईडी लैंप के आविष्कार से अब हमारे पास बिजली के पुराने स्रोतों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और ऊर्जा की अधिक बचत करने वाला विकल्प मौजूद है। साथ ही समिति ने तीनों वैज्ञानिकों के काम को समाज के लिए महान योगदान बताया। हालांकि एलईडी की खोज को लगभग 50 से अधिक वर्षों का समय हो गया था, लेकिन ये एलईडी प्रकृति में केवल एक रंग अर्थात मोनोक्रोमेटिक यानी केवल लाल और हरे रंग की एलईडी में उपलब्ध थीं। नीले रंग की एलईडी का आविष्कार नहीं किया गया था, जिसके कारण सफेद एलईडी का निर्माण संभव नहीं था। चूंकि सफेद एलईडी केवल 3 प्राथमिक रंगों लाल, हरे और नीले के संयोजन से ही बनाई जा सकती है, इसलिए नीली एलईडी के निर्माण के लिए नोबेल वैज्ञानिकों द्वारा गैलियम नाइट्राइड का उपयोग किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अतः नीली एलईडी के आविष्कार ने कई अनुप्रयोगों के लिए रास्ते खोल दिए। मानव के दैनंदिन जीवन पर प्रभाव। ये एलईडी प्रकृति में केवल एक रंग अर्थात मोनोक्रोमेटिक यानी केवल लाल और हरे रंग की एलईडी में उपलब्ध थीं। नीले रंग की एलईडी का आविष्कार नहीं किया गया था, जिसके कारण सफेद एलईडी का निर्माण संभव नहीं था। क्योंकि सफेद एलईडी केवल 3 प्राथमिक रंगों लाल, हरे और नीले के संयोजन से ही बनाई जा सकती है। एलईडी ने पारंपरिक बल्ब का स्थान ले लिया, जो विभिन्न रंगों और दक्ष ऊर्जा में उपलब्ध है। एलईडी में अधिक स्थायित्व होता है, जो तापदीप्त बल्बों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। एलईडी डिजिटल स्क्रीन में एक आवश्यक घटक बन गया है, क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती तकनीकों की तुलना में उच्च कंट्रास्ट प्रदान करते हैं और इनकी ऊर्जा दक्षता भी अधिक होती है। एलईडी में हालिया विकास एलईडी या ऑर्गेनिक एलईडी है, जो स्क्रीन को आकार देने में लचीलापन प्रदान करता है। एलईडी अब व्यापक रूप से पहनने योग्य उपकरणों, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है। एलईडी आकार में बहुत भिन्नता प्रदान करता है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कई फुट तक होता है। ये सर्किट बोर्ड से लेकर होम लाइटिंग तक विस्तृत रेंज के अनुप्रयोगों को अनुकूल बनाता है। इस दिशा में सरकार ने भी ऊर्जा संरक्षण में एलईडी के महत्व को महसूस करते हुए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे उज्ज्वला अर्थात सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति और स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं द्वारा उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार ये कहना उचित होगा कि एलईडी ने हमारे दैनंदिन जीवन में क्रांति ला दी है। प्रश्न संख्या 17। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन अर्थात UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या हैं? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: वर्ष 2021 बहुप्रतीक्षित 26वां संयुक्त राष्ट्र
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुआ था। ये शिखर सम्मेलन विभिन्न कारणों से बहुत महत्व रखता है। 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के निष्कर्ष। पेरिस जलवायु समझौते 2015 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी योजनाओं को अपडेट करने और इसकी एक रूपरेखा बनाने। सम्मेलन का लक्ष्य सदी के मध्य अर्थात 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वैश्विक शुद्ध शून्य स्तर को सुरक्षित करना और उत्सर्जन की वैश्विक दर को 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री के दायरे में बनाए रखना है। UNFCCC से जलवायु वित्त कोष पर समीक्षात्मक विमर्श किए जाने की उम्मीद है, जिसका पेरिस समझौते के तहत धनी राष्ट्रों को प्रतिवर्ष $100 की धनराशि उन विकासशील देशों की सहायता के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है। पृष्ठ संख्या 115। जलवायु परिवर्तन पर यह शिखर सम्मेलन अंतर सरकारी पैनल अर्थात IPCC द्वारा क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से जलवायु परिवर्तन पर छठी आकलन रिपोर्ट के पहले भाग के प्रकाशन के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो गया है। भौतिक विज्ञानों पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गहरी कटौती न की गई तो 21वीं सदी के दौरान ही वैश्विक तापमान की 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18। भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना। पर्वतीय ढलानों या नदी तटों पर छोटी शिलाओं, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसककर नीचे आना ही भूस्खलन है। ये एक प्राकृतिक घटना है। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक होते हैं क्योंकि वहां उत्थान की सतत प्रक्रिया के कारण चट्टानों को जोड़ कमजोर होते रहते हैं, पर ढाल भी अधिक होता है। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा को मानव ने अनियंत्रित विकास के कारण और अधिक बढ़ा दिया है। भूस्खलन के कारण निम्नलिखित हैं। जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और भारी वर्षा की घटनाओं की दर में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला होने के कारण एक सक्रिय अभिसरण क्षेत्र के ऊपर स्थित है, जो भूकंप के लिए प्रवण है। वहीं ज्वालामुखी उद्भेदन से भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन बढ़ जाता है। नदियां। हिमालयी नदियां अपनी युवावस्था में हैं। एक खड़ी ढलान पर नदी के तेज प्रवाह के परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर क्षरण और डाउन कटिंग होती है। जनसंख्या का दबाव। बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण विकासात्मक गतिविधियों के लिए वनोन्मूलन, बांध निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में होटल और अनियोजित बसावट आदि से भी भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, जैसे उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना। उपर्युक्त कारणों से जीवन की हानि, आधारभूत ढांचे का विनाश एवं प्राकृतिक संसाधनों की हानि आदि शामिल हैं। इससे नदियां गाद और अवशेषों से भरकर बाढ़ ला सकती हैं, जो भूमि, खड़ी फसलों, बीज, पशुधन और खाद्य भंडार को नष्ट करके किसानों की आजीविका को कुप्रभावित कर सकती हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के घटक। भूस्खलन जोखिम क्षेत्र। जो भूस्खलन विपदा, भूस्खलन संवेदनशीलता और जोखिम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली। ये प्रणाली भूस्खलन से पहले ही सचेत कर देती है, जिससे लोगों को सुरक्षित हटाया जा सके। हितधारकों का प्रशिक्षण और उनका क्षमता निर्माण। पर्वतीय क्षेत्र विनियमों की तैयारी और नीतियां।
भूस्खलन का स्थिरीकरण और शमन एवं भूस्खलन प्रबंधन। प्रश्न संख्या 19, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: जब से भारत को आजादी मिली है, उसे अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध किया, 1947-48, 1965 और 1971, और एक बार 1962 में चीन के साथ। हालांकि बांग्लादेश के साथ सीधे तौर पर सीमा पर तनाव नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत में काम कर रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को प्रोत्साहित और समर्थन करते हैं। चीन भारत की सुरक्षा संबंधी धारणाओं में एक महत्वपूर्ण कारक है और भारत सहित अपने कुछ अन्य पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को कमजोर करता है। चीनियों ने नागा, मिजो और मैटी चरमपंथियों को वित्तीय सहायता, हथियार और सुरक्षित स्थल देने में सहायता देता रहा है। सैन्य अतिक्रमणों की परिणति 1962 में भारत चीन संघर्ष के रूप में हुई। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर पूर्व में चीनी हित और विद्रोहियों की मदद भारत के लिए निरंतर ध्यान और चिंता का विषय होना चाहिए। पाकिस्तान वर्षों से अपने भारत विरोधी रुख को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद का उपयोग कर रहा है। ISI से खतरा वास्तविक और गंभीर है और इसका प्राथमिक जोर भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को लागू करने के लिए ISI का इस्तेमाल सांप्रदायिक गड़बड़ी भड़काने, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों और भाड़े के सैनिकों और भारत में हथियारों और विस्फोटकों को शामिल करके विध्वंसक गतिविधियों के लिए किया है। बांग्लादेश से सीमा पार प्रवास असम और उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों में समस्याओं का एक प्रमुख कारक है। कई संगठन नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, वामपंथी आतंकवादी गतिविधियों, उत्तर पूर्व में विद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनके अलावा कुछ नागरिक समाज संगठन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पर काम कर रहे उग्रवादी समूहों का समर्थन करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई है। रणनीति समाधान की अवधारणा पर आधारित है। स्मार्ट पुलिसिंग और नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, विकास के लिए डैशबोर्ड और प्रमुख प्रदर्शन इंटीग्रेट्स, विकास और सुरक्षा के लिए तकनीक का दोहन, प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना, कोई पहुंच नहीं, वित्त पोषण के लिए ऑफ समाधान अर्थात स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंटीजर्स, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। पृष्ठ संख्या 116। प्रश्न संख्या 20, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प संख्या 49/60 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय आतंकवाद को परिभाषित करता है। आम जनता में आतंक की स्थिति को भड़काने के लिए आपराधिक कृत्यों का इरादा या सब कुछ जानते और समझाते हुए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों या विशेष व्यक्तियों का एक समूह किसी में भी राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, जातीय, धार्मिक या किसी अन्य प्रकृति के विचार जो भी हों,
उन्हें न्यायोचित ठहराने के लिए परिस्थितियां अन्यायपूर्ण हैं को उकसाना या बढ़ावा देना, राज्य या राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद, जैसे कि सामान्य रूप से भारत में और विशिष्ट रूप से जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया संस्था ISI द्वारा समर्थित और वित्त पोषित गैर राज्य या राष्ट्र आतंकवाद, जैसे कुछ राज्यों में वामपंथी चरमपंथी, साइबर आतंकवाद, एथिनो राष्ट्रवादी आतंकवाद, परमाणु आतंकवाद, विचारधारा उन्मुख आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, जैव आतंकवाद कुछ प्रकार के आतंकवाद के उदाहरण हैं। भारत में आतंकवाद और उग्रवाद के प्राथमिक कारण राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, वैचारिक, पहचान आधारित, भाषाई या सामाजिक आर्थिक शिकायतों पर आधारित हैं। लेकिन कुछ आतंकवादी गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश आतंकवादी समूह पड़ोसी देशों द्वारा समर्थित और वित्त पोषित है। जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों और उनके स्लीपिंग सेल को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों या ISI के माध्यम से भारी धन, हथियार और गोली बारूद प्राप्त होता है। अधिकांश आतंकवादियों को पाकिस्तान और POK में प्रशिक्षित किया जाता है और वे पाकिस्तानी सेना की आड़ में जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। उत्तर पूर्व में सक्रिय LWE और विद्रोही समूहों को चीन से वित्तीय संसाधन और हथियारों की सहायता मिलती है। कट्टर धार्मिक आंदोलनों और राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के गैर जिम्मेदार बयान, मानवाधिकारों की ज्यादती, हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यक समुदायों, युवा बेरोजगारी के उच्च स्तर, गरीबी, अशिक्षा, खराब शासन, आपराधिक न्याय में लंबे समय तक देरी, आतंकवाद को कई क्षेत्रों में पनपने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करती है। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता आतंकवादी अपराधों के अपराधियों के लिए निष्पक्ष और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग के साथ राष्ट्रीय कार्रवाई आतंकवाद को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में प्रमुख तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाना, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपाय, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करना, निगरानी और ट्रैकिंग सुविधाओं को बढ़ाना कुछ ऐसे उपाय हैं जो आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए तत्काल आवश्यक हैं। पृष्ठ संख्या 117।